नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 9वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के द्वितीय पाठ महान पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे। सारांश पढ़ने से पहले संक्षिप्त रूप में राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय हम जान लेते हैं। हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने बनारस, आगरा और लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी की। सन 1903 में इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहाँ बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं पर अधिकार होने के कारण इन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में ऐसे महान पंडित, बौद्ध धर्म के अनुयायी, प्रसिद्ध यायावर राहुल सांकृत्यायन जी का निधन हो जाता है। राहुल सांकृत्यायन जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि विधाओं पर इन्होंने रचनाएं की है। आइए अब हम लोग चलते हैं ल्हासा की ओर नामक पाठ का सारांश पढ़ने की ओर। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी प्रथम यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है। सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत की यात्रा पर गए हुए थे। जिस समय राहुल जी 1929-30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत गए थे, उस समय भारतवासियों का तिब्बत जाना वर्जित था, अर्थात भारतवासियों को तिब्बत नहीं जाने दिया जाता था। ऐसी स्थिति में राहुल जी एक भिखमंगे का रूप धारण करके नेपाल के रास्ते से ये तिब्बत गए। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले कठिन रास्तों का भी बड़े ही रोमांचकारी ढंग से वर्णन किया है। राहुल सांकृत्यायन जी अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गए थे, उसी रास्ते से हमारे देश में तिब्बत की चीज़ें जाया करती थीं। पुराने रास्ते में पुराने किले थे जिनमें चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जाति पात छुआछूत नहीं है। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। अपरिचित होते हुए भी वहाँ के लोग पूरी सहायता करते हैं। चाय आप अपनी इच्छा की बनवा सकते हैं। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु सुमित मिल जाता है, जिसकी वहाँ के लोगों से अच्छी जान पहचान थी। भिखारी होते हुए भी इन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद जब ये एक भद्र अर्थात अच्छे यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर रास्ते से आए, तो किसी ने इनको रहने के लिए जगह नहीं दी। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक जब भिखमंगे के रूप में था, तो वहाँ पर लोगों ने लेखक की बड़ी आवभगत की, इन्हें रहने के लिए स्थान दिया। लेकिन जब वहीं उसी स्थान पर लेखक जब 5 साल बाद एक अच्छे यात्री के रूप में वह घोड़े पर सवार होकर के वहाँ जाता है, तो वहाँ के लोग उसे रुकने के लिए जगह नहीं देते हैं। राहुल जी आगे यह भी बताते हैं कि उन्हें तिब्बत की सबसे ऊंची और खतरे से युक्त जगह थोंगला पार करना था।
जिसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी। आपस में कोई गांव नहीं था। डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता था। यहाँ डाकू पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसका सामान देखते हैं। यहाँ हथियार का कानून ना होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि पिछले साल वहाँ खून हुआ था। वे खून की परवाह नहीं करते, क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते। वे पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़ों पर सवार होते हैं। एक जगह पर वे चाय भी पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बना बर्फ और हरियाली के दिखाई दे रहे थे। सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। उतराई के समय लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चलने लगा। उसने उसको यह सोचकर मारना उचित नहीं समझा कि वह थक चुका है। वह पीछे रह गया। आगे एक जगह 2 रास्ते बने हुए थे। लेखक जिस रास्ते पर जाता है, पूछने पर पता चलता है कि यह रास्ता उचित नहीं है। वह वापस आकर सही रास्ते पर चला और शाम को गांव पहुंच गया। वहां सुमति गुस्से से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक यह भी बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, चूंकि घोड़ा थक गया था और थक जाने के कारण वह धीरे धीरे चल रहा था। कुछ देर बाद सुमित शीघ्र ही शांत हो जाता है। लंकोर में वे अच्छी जगह पर ठहरे थे। उन्हें वहाँ चाय, सत्तू और थुक्या नामक तरल पदार्थ भी खाने को मिला था। लेखक आगे बताते हैं कि वे एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ टापू की तरह लग रहा था। मैदान के अंदर की पहाड़ियाँ दिखाई देती थी। इसी पहाड़ी को तिंगरी समाधि गिर कहते हैं। गांव में सुमित के बहुत अच्छे यजमान थे। वे उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को लगा कि 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा वहां जाने में, इसलिए लेखक जिस गांव में ठहरा था उसी गांव में गंडे बांटे, आसपास के गांवों में न जाएं। लिहाजा पहुंचने पर लेखक उसे रुपए दे देगा। सुमित मान गया। अगले दिन उन्हें कोई भी भारवाहक नहीं मिला। उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा। वहाँ की धूप भी अजीब थी। उनका माथा धूप से जल रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ रहा था। वे सामान पीठ पर लाद कर चल पड़े। वे सुमति के साथ शेखर बिहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। उनका ज़्यादातर हिस्सा मठों में सम्मिलित है। जागीरदार खेती खुद ही करते हैं। एक बिच्छू उनके इंतजाम को देखता है और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। शेखर का मुखिया बड़ा ही अच्छा था। वह लेखक से बड़े प्रेम से मिला। वहाँ एक मंदिर में लेखक उनके साथ जब गया तो वहाँ उसने बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई देखी। लेखक भी वहाँ बैठ जाता है और वह मोटे कागजों पर लिखी हुई प्रत्येक पोथी का वजन लगभग 15 सेर अर्थात 15 किलो के बराबर बताता है। लेखक पुस्तक को पढ़ने लगा और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमत दूसरे दिन गए जब और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। कहने का तात्पर्य है कि जो है प्रस्तुत संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए इन्होंने यात्रा एक भिखमंगे के रूप में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा
की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ने से हमें तिब्बती समाज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज ल्हासा की ओर नामक पाठ का सारांश संक्षिप्त रूप में पढ़ा और जाना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।